हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक नए कंसेप्ट के बारे में देखा था जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन में हम लोगों ने जाना कि अगर बात होती है डाइल्यूशन की, जिसकी बात होती है डाइल्यूशन की, तो हम लोग मोलरिटी की टर्म्स में बात कर रहे थे कि अगर डाइल्यूशन होता है तो M1V1 बराबर हो जाता है किसके, M2V2 के, है ना। और यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा था मिक्सिंग का कंसेप्ट, और मिक्सिंग के अंदर हम लोग देख रहे थे कि अगर एडिटिव मिक्सचर है, कैसा है, एडिटिव मिक्सचर। एडिटिव मिक्सचर बोले तो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर अगर है तो उसमें आयंस के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें आयंस का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पे फाइनल मोलरिटी हम लोग निकाल रहे थे, अगर H+ आयन है तो H+ की, और OH- है तो OH- की, है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी जो निकल के आई थी वो थी M1V1 प्लस M2V2। दो हैं तो M1V1 M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या था, V1 प्लस V2। अच्छा, तीसरा सॉल्यूशन भी हो तो सेम टाइप का, तो M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, इसी के अंदर हम लोगों ने देखा था एडिटिव मिक्सचर के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट, जहाँ पे रिएक्टिव मिक्सचर था। क्या था, रिएक्टिव मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो न्यूट्रलाइजेशन में कहानी क्या हुई थी दोस्तों, अगर आपको याद है तो वहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन में आयन की मोलरिटी अगर निकालनी है तो हम मोड लगाते हैं M1 इंटू V1 माइनस M2 इंटू V2 और डिवाइड करते हैं किससे, V1 प्लस V2 से। ये कहानी निकल के आई थी, ठीक है। चलिए बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। आज हम 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्सिंग से डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक नई टर्म पे जिसका नाम क्या है, नॉर्मेलिटी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, 0.1 मोलर, 100 ml HCl was mixed with 0.1 molar, 50 ml HCl solution। इन दोनों को क्या कर दिया गया दोस्तों, मिक्स कर दिया गया, है ना। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H+ आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या कहानी होगी, है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं इस कहानी को कि फाइनल सॉल्यूशन में क्या बात हो रही है। अगर फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो बड़े ध्यान से देखिए, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे HCl है दोस्तों जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। अच्छा, वॉल्यूम कितना है, 100 ml। इसको मिक्स किया गया है अनदर HCl के साथ जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर, लेकिन वॉल्यूम कितना है, 50 ml है दोस्तों। यही कहानी है क्वेश्चन में। चलिए, इन दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। और अगर इन दोनों को मिक्स किया गया दोस्तों तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, एक तो उसका वॉल्यूम ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया है, 150। अच्छा, दोनों सेम टाइप के हैं, एसिड है, तो दोनों के मोल क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिजल्टेंट की मोलरिटी कितनी आ जाएगी, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी यहाँ से आई कितनी, ध्यान से देखते हैं। M1 कितना है, 0.1 इंटू 100 प्लस यहाँ पे M2 कितना है, 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कितना है, टोटल वॉल्यूम 150। तो यहाँ से इजीली आप लोगों को क्या मिल रहा है, मोलरिटी की वैल्यू मिल पा रही है, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करिए क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई मोलरिटी की, वो कितनी वैल्यू है, 10 + 5 अपॉन 150, 10 + 5 अपॉन 150। तो 15/150 कितना हो गया, 1/10 बोले तो 0.1। तो ये एक पहला क्वेश्चन हुआ जो किसके ऊपर है, मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड है।
चलिए क्वेश्चन और देखते हैं मिक्सिंग का, जिसके अंदर हम लोग एक एसिड ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, बेस, और चेक करते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, है ना। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या है उसको पहले देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 0.1 मोलर, 100 ml HCl was mixed with 0.1 मोलर, 50 ml NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, मान ली बात, है ना। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, उसने एक बात और बोली क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द solution is एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चलिए ध्यान से देखते हैं इस कहानी को। यहाँ पे कहानी में क्या कह रहा है, एक एसिड और एक क्या है, बेस, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट लगाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, M1 V1 M2 V2। अगर HCl है मेरे पास तो इसकी मोलरिटी को क्या माना, M1, जो कि क्या है 0.1 मोलर। इसका वॉल्यूम V1 कितना मान लिया, 100 ml दोस्तों। ठीक है। अच्छा, दूसरी कहानी किसकी है, NaOH की। NaOH के लिए M1 कितना है, 0.1 मोलर, और इसका M1 M2 बोल लेते हैं, और वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं, V2 कितना मान लिया, 50 ml। अब यहाँ पे एक कहानी बहुत ध्यान से देखिए सब लोग। अगर आपको ये चेक करना है कि फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा, H+ बचेगा या OH-, तो यहाँ पे आप इन दोनों के मोल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मोल्स। जैसे कि HCl के मोल जो कि N1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 × 100। अच्छा, वॉल्यूम को ml में ले रहा हूँ तो ये बेसिकली मिली मोल निकाल रहे हैं लोग। क्या निकाल रहे हैं, मिली मोल। अच्छा, N2 की वैल्यू क्या आएगी, N2 की वैल्यू आएगी 0.1 × 50, तो कितने मिली मोल हो गए, 5 मिली मोल। इसका मतलब NaOH के 5 मिली मोल है और HCl कितने मिली मोल है, 10 मिली मोल। तो दोनों के आपस में 5 मिली मोल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, और एक्स्ट्रा 5 मिली मोल किसके बचेंगे दोस्तों, HCl के। इसका मतलब HCl सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा बच रहा है रिएक्शन के बाद भी, और अगर HCl एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा कौन बच रहे हैं, H+, और अगर H+ बच रहे हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वह कैसा होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। मेरी बात क्लियर सबको, ठीक है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, एसिडिक। अच्छा, अगर मान लीजिए उल्टा होता है इस क्वेश्चन में, HCl 50 ml होता, NaOH 100 ml होता, तो उस केस में एक्सेस कौन होता, OH- और सॉल्यूशन कैसा होता, बेसिक। लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती, दोनों का अगर वॉल्यूम भी सेम होता, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा होता, न्यूट्रल होता, और सिर्फ कौन प्रेजेंट होता, सोल्ट प्रेजेंट होता। ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि एक्सेस में कौन है, HCl, तो फाइनल जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन किसकी निकाल सकते हैं हम लोग, H+ की, और ये वैल्यू कितनी आएगी, वही M1 V1 - M2 V2 अपॉन V1 + V2। अच्छा, M1 सबको पता है 0.1 गिवन है, इंटू 100 जो कि N1 के बराबर भी है दोस्तों, है ना, माइनस यहाँ पे क्या है 0.1 × 50, और नीचे क्या होगा V1 + V2 जो कि 100 + 50 कितना हो गया दोस्तों, 150, है ना। तो यहाँ पे 10 - 5 अपॉन 150, तो 5/150 कितना हो गया है, 1/30। दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, मोलरिटी बोलो या कंसंट्रेशन बोलो किसकी, H+ आयन की इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए। ये कहानी आपको हमेशा हर जगह पे यूज़ करने को मिलेगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए क्या कंसेप्ट कह रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये पता लग गया है कि बेसिकली ये सॉल्यूशन कैसा है। पहली बात तो एसिडिक इन नेचर है। कैसा है, एसिडिक इन नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंड है, चीज़ें क्लियर भी हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों
नॉर्मेलिटी, सिंबल है n, ठीक है। पहली बात तो नॉर्मेलिटी भी अपने आप में क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी को निकालते कैसे हैं उसको सीखने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को मोलैरिटी से ही। हम लोग को पता है मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में दोस्तों, लीटर में। किस में, लीटर में। ये कहानी हम किसके लिए बोलते हैं, मोलैरिटी के लिए। अच्छा, मैं दोनों तरफ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फ़र्क आएगा, नहीं। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं। दोनों तरफ 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं। मतलब दोनों साइड किसी सेम फैक्टर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई खास डिफरेंस देखने को, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं दोनों तरफ एक फैक्टर, एक नंबर है जिसको मैं बोल रहा हूँ n फैक्टर, क्या बोल देता हूँ, n फैक्टर, उससे मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या, आंसर है नहीं, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे किससे, n फैक्टर बोल रहा हूँ मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ, n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात हम लोग ने यहाँ पे करी। अच्छा, यहीं से एक नई टर्म का जन्म होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। अच्छा, दूसरी चीज़ याद देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू n फैक्टर, और इसी को एक नया नाम दे दिया गया, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही काम की चीज़ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, और वो फॉर्मूला किसका है, नॉर्मेलिटी का, कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बातें क्लियर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम 2-3 बातें यहाँ से सीख सकते हैं। पहला क्या, कि नॉर्मेलिटी जो है वो किसके बराबर है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। पहली बात तो कि अगर मुझे पता लग जाए कि किसी भी केस के अंदर n फैक्टर की वैल्यू कितनी है, और अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मेलिटी। अच्छा, दूसरा मुझे क्या पता लगा कि हाँ, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के बराबर है। एक ये इंपॉर्टेंट, जो कि हमने ऊपर भी देखा इसको, है ना। तीसरा और जो सबसे काम की चीज़ है यहाँ पे, वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। और ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हम लोगों को रिडॉक्स नाम के चैप्टर में बहुत यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने आप में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर है किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। n फैक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, वैलेंसी फैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, वैलेंसी फैक्टर। लेकिन अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ठीक है आपने हमें फॉर्मूला तो बताया, लेकिन एक क्वेश्चन है कि ये n फैक्टर है क्या चीज़, और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये आना जायज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, इस n फैक्टर को निकाला कैसे जाए और कहाँ इसकी क्या वैल्यू होगी। बातें क्लियर हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको नॉर्मेलिटी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सीधा क्वेश्चन आया कि नॉर्मेलिटी तो बाद में कैलकुलेट करेंगे सर, पहले हमें ये तो सिखाइए कि n फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इस n फैक्टर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं n फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है वैलेंसी फैक्टर। दूसरा क्या नाम है, वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, n फैक्टर हो या वैलेंसी फैक्टर हो, इसको अलग अलग केसेस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर n फैक्टर को कैलकुलेट करना है, इसको n फैक्टर को, तो या तो एसिड और बेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी सोल्ट के लिए कर सकते हैं। अगर उसका सोल्ट का क्या बना दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, n फैक्टर, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों,
रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर, कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस से और सोल्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जबकि रिडॉक्स रिएक्शन वाले एन फैक्टर को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, रिडॉक्स चैप्टर में। कहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों, रिडॉक्स चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है और अलग अलग टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए एन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होंगी ये बातें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एन फैक्टर को निकालते हैं किसके लिए, एन फैक्टर फॉर एसिड और बेस। देखिए एसिड और बेस जब भी आपको दिखता है, एसिड और बेस जब भी आपको दिखता है तो उस केस में एन फैक्टर बेसिकली क्या है, एन फैक्टर बेसिकली क्या है, रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस आयन इन एसिड और बेस। किसी भी एसिड के अंदर रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस आयन अगर है ना, ठीक है, एसिड होगा तो H प्लस आयन होगा, बेस होगा तो OH माइनस आयन, तो वही उसका क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। बोले सर रिप्लेसेबल का मतलब क्या है, रिप्लेसेबल का मतलब है दोस्तों एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो रही कहीं ना कहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर HCl है तो एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस दे सकता है, 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस दे सकता है, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। जैसे ही हमने देखा इसको HNO3 को भी देख लेते हैं, कितना H प्लस दे सकता है, 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। बातें क्लियर है। ये सब कौन से प्रोटॉन है दोस्तों, एसिडिक प्रोटॉन। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं H3PO4, जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन कितने हैं, 3, तो H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। लेकिन कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम लोगों ने देखा H3PO3, इसको देख रहे हैं हम लोग H3PO3, और यहाँ पे देखने पे पता चला कि एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिए। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये है H3PO3, जिसके अंदर ये 2 हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक है, और ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है दोस्तों। इसी कारण से इसका एन फैक्टर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही H3PO2, जिसमें एन फैक्टर कितना है, 1, और 1 क्यों है दोस्तों, उसका कारण है P डबल बॉन्ड O OH है ना, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही एसिडिक प्रोटॉन है जो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए एन फैक्टर कितना है दोस्तों, 1 है। बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ट्राई करके देखिए आप लोग, ठीक है। अगर हमारे पास है H3BO3 और इसका क्या बनाया गया, एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनाया गया, एक्वस सॉल्यूशन, तो बताओ एन फैक्टर कितना होगा। बातें क्लियर है, ठीक है। बड़े ध्यान से बताना इस बात को, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही जैसे कुछ एसिड का हम लोगों ने देखा, तो साथ में हम किसके लिए देख सकते हैं, कुछ बेस के लिए, जैसे कि NaOH कितने OH माइनस दे सकता है दोस्तों, 1 ही, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस दे सकता है, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी एसिड या बेस के केस में हम लोग किसके ऊपर देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। KOH है तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों। बातें क्लियर है यहाँ पे। तो कुछ सिंपल बेस के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, एन फैक्टर, और वो भी किसके बेस पे, कि कितना H प्लस और OH माइनस दे सकता है। आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ एसिड और बेस के केसेस में एन फैक्टर का आइडिया लगा होगा। सेकंड हम केस की बात कर रहे हैं और वो क्या है, इन केस ऑफ सोल्ट। अच्छा, सोल्ट के केस में बहुत आसान है। देखिए, सोल्ट के पास 2 आयन होते हैं, सोल्ट के पास 2 आयन होते हैं, क्या, कैटायन एंड एनायन। और जैसे ही सोल्ट को आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, क्या बनाते हो, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट टूटता है कैटायन और एनायन में। और सोल्ट के केस में बोला जाता है कि नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो, नेट पॉजिटिव या फिर नेट नेगेटिव चार्ज एक्वस सॉल्यूशन में जितना भी आता है वो क्या बन जाता है, सोल्ट का एन फैक्टर, है ना, ठीक है। जैसे कि NaCl है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव
चार्ज इक्वल टू n फैक्टर। टोटल जितना पॉजिटिव देख लो, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक को देख सकते हो, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, n फैक्टर। जैसे NaCl है, किसमें टूटा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो यहाँ n फैक्टर कितना है दोस्तों 1। CaCl2 है दोस्तों, तो कैल्शियम 2 प्लस 2Cl माइनस। आप ध्यान से देखोगे तो कैल्शियम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज +2, ठीक है। क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर -1 है, क्लोरीन है कितने 2, तो नेट नेगेटिव भी कितना है 2 है, तो n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही चलते चलते हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर कि सोल्ट के अंदर n फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि Al2SO4 थ्राइस है ना, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कैसे टूटेगा, 2Al + 3 और साथ में कितना है 3SO4 2 नेगेटिव, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, नेट नेगेटिव चार्ज भी कितना है 6। किसी भी एक को देखिए और आपका काम हो जाएगा, और यहाँ से n फैक्टर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सोल्ट के केस में n फैक्टर निकालना हमारे लिए क्या है, ईजी है। तीसरा केस एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे आसानी से। आई होप आपको पता लगा होगा कि n फैक्टर हमारे लिए यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर n फैक्टर 1 रहता है, कितना रहता है 1 रहता है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या है सेम है। लेकिन अगर n फैक्टर 1 के अलग है तो हम यहाँ पे मेजरली कंसंट्रेशन को किस में डील कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के अंदर। बातें क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हम लोग डील कर पाए किस किस के बारे में, n फैक्टर के बारे में एंड नॉर्मेलिटी के बारे में। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, एक एग्जाम्पल 0.1 मोलर NaOH है और एक्वस सॉल्यूशन है। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, उसने नॉर्मेलिटी पूछ ली, तो मुझे तो पता है नॉर्मेलिटी तो है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.1 और n फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई दोस्तों 0.1 आ चुकी है, पहली बात। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 0.1 मोलर H2SO4 है और एक्वस सॉल्यूशन है, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी और H2SO4 आपने अभी भी देखा कितने H+ दे सकता है 2, n फैक्टर 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा ये जो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है ये हम लोग और कहाँ लगा सकते हैं, जब हम करते हैं क्या डाइल्यूशन, क्या कर सकते हैं डाइल्यूशन, है ना, और n फैक्टर 1 से अलावा हो, 1 से अलग हो, तो फॉर डाइल्यूशन क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं N1V1 = N2V2, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा मिक्सिंग में भी हम लोग अगर मान लीजिए जिन भी 2 एसिड या बेस या एक एसिड एक बेस को मैं मिक्स कर रहा हूँ और n फैक्टर 1 से अलग है, तो उस केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, वही N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। बातें क्लियर है। तो ये किसके लिए होगा, एडिटिव मिक्सचर के लिए। और ऐसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ कब, जब एक एसिड और एक क्या हो बेस हो, N2V2 बाहर मोड़ लगा दिया जाए अपॉन V1 + V2, है ना। तो ये दोनों केसेस के फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और ये वाली कहानी हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होगी, जब n फैक्टर 1 के बराबर नहीं होगा। और फाइनल सॉल्यूशन की क्या पूछ रहा होगा, कंसंट्रेशन। आई थिंक यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने एक बेसिक आइडिया लिया किसका, कंसंट्रेशन टर्म का। और कंसंट्रेशन टर्म को और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, मोल कंसेप्ट में। और साथ साथ इसका कुछ पोर्शन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, रिडॉक्स चैप्टर में, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ख़त्म करते हैं। नॉर्मेलिटी हमने सीखा, n फैक्टर सीखा और कुछ एक क्वेश्चंस की क्या की, प्रैक्टिस की। चलिए, थैंक यू वेरी मच।